हाँ जी, ये जो दोनों स्रोत हैं, ये दोनों स्रोत कैसे हैं? कला संबद्ध। ये स्रोत कैसे हैं? कला संबद्ध। तो यदि कला संबद्ध से स्रोत से निकलने वाली तरंगें अध्यारोपित हों, अध्यारोपित का मतलब मिलती हों, जैसे मान लो इससे जो तरंगें निकल रही हैं उसको किस कलर से बनाया गया है? नीला नीला। इससे जो बनाया गया है वो लाल। तो देखो नीला और लाल कहीं कहीं मिल रहा है, तो ये मिलने को हम क्या बोलेंगे? ये क्या हो रहा है? अध्यारोपित हो रहा है। तो जब अध्यारोपित होता है तो प्रकाश की तीव्रता में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है ना। माने जब ये किरणें मिलेंगी तो उनकी तीव्रता कहीं पर अधिकतम हो जाएगी, कहीं पर न्यूनतम हो जाएगी। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? व्यतिकरण। तो चलो यहां से चालू करते हैं। दो कला संबद्ध स्रोतों से निकलने वाली तरंगों के अध्यारोपण से प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है, तो इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। पहले इसका नाम लो। दो कला संबद्ध स्रोतों से फिर यह निकलने वाली तरंगों का, और जो मिल रही इसको क्या बोलोगे? अध्यारोपित होती हैं, तो उनकी तीव्रता में परिवर्तन होता है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, अभी मैं अपने ही दो स्रोत बना लूं जैसे है, तो यदि मैं दो पाइप लगा लूं तो यहां से बंद होके एक आवाज इधर जाएगी, एक आवाज इधर जाएगी, तो बीच वालों को थोड़ा कम सुनाई देगा, उधर वालों को ज्यादा, इधर वालों को ज्यादा, ऐसे है ना। तो यहां पर कितने स्रोत हो गए? दो। अब ये दो स्रोतों से जो तरंगें जा रही हैं तो आपस में कहीं पर मिलेंगी, तो किसी को तेज सुनाई देगा, किसी को धीरे सुनाई देगा, माने इसकी तीव्रता में क्या हो गया? परिवर्तन। तो ये तो ध्वनि तरंगें हैं। इसी तरह से यदि मैं प्रकाश तरंगों को भी ले जाऊं, है ना, और दोनों तरंगें कैसी हों? कला संबद्ध हों, अध्यारोपित हों, तो उनकी तीव्रता में क्या होगा? परिवर्तन। कहीं पर तीव्रता अधिक होगी, कहीं पर कम होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यतिकरण। तो दोबारा से रिपीट करते हैं यार, सब लोग सामने देखना, बताना। हाँ, दो कला संबद्ध स्रोतों से निकलने वाली तरंगों का अध्यारोपण होता है, तो उसकी तीव्रता में परिवर्तन होता है। उस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, अब व्यतिकरण के भी दो प्रकार हैं। एक होता है संपोषी। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण। अब संपोषी व्यतिकरण को समझते हैं। अभी हम लिखे कि यहाँ तीव्रता में क्या होता है? परिवर्तन। तो परिवर्तन दो तरह से हो सकता है, या तो तीव्रता का मान बढ़े और या तीव्रता का मान क्या हो? घटे, है ना। तो यहाँ पर यदि बढ़ता है तब हम उसको बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण, और यदि घटता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? विनाशी। नाम में ही है, संपोषी का मतलब होता है किसी चीज का बनना, पोषण मिलना, और विनाशी का मतलब है किसी चीज का खत्म होना। तो जहाँ कम हो गया माने वहां पर क्या हो गया? तरंगों का विनाश हो गया, और जहां पर ये बढ़ गया वहां पर तरंग संपोषी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण क्या हुआ? यदि व्यतिकरण के कारण तीव्रता का मान अधिकतम हो जाता है, व्यतिकरण के कारण, जो व्यतिकरण हुआ ना, व्यतिकरण के कारण तीव्रता क्या हो जाए? अधिकतम हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं? संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और यही विनाशी व्यतिकरण की बात करता हूं, दूसरा क्या हो जाए? हाँ, विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण को कैसे समझना है? हाँ, यदि व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाए, कम हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? विनाशी व्यतिकरण। अब इसकी शर्तें भी हैं, तो इनकी शर्तों के लिए हम दो चीज देखते हैं। एक होता है कलांतर और दूसरा होता है पथांतर। कलांतर का मतलब होता है कोणों का अंतर, है ना, और पथांतर का मतलब होता है रास्ते का अंतर। जैसे मान के चलो कि मुझे महक के पास पहुंचना है, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? 5 मीटर। अब मैं इधर से चला जाऊं तो इधर से उधर देखूं तो कितना है? 7 मीटर। ठीक है, कितना रास्ते का अंतर हो गया? 2 मीटर का। तो यही इसका कहलाया पथांतर। माने यहाँ पर तरंगें भी चलती हैं, तो तरंगों का भी कोई तेज चला, कोई धीरे चला, तो उनके रास्ते का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है? पथांतर। और जो कोणों का अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं? कलांतर, है ना। तो जो कलांतर है, कलांतर को फाई से लिखते हैं। ये शून्य या पाई का क्या होना चाहिए? समगुणक, है ना। यहाँ n का मतलब मैं शून्य लिख देता हूं, 1 लिख देता हूं, 2, इसको समझना। और जो पथांतर होता है वो भी λ/2 का क्या होना चाहिए? समगुणक। अब यहाँ पर सम और विषम की बात करते हैं। मुझे पहले ये बताओ कि शून्य सम है कि विषम है? कुछ नहीं है, सम विषम नहीं है। अच्छा चलो, तो थोड़ा सा उसको क्लियर कर देते हैं। जो सम विषम का विभाजन है वो प्राकृतिक संख्या का है,
और प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होती है, उसमें शून्य तो होता ही नहीं है ना। तो शून्य ना तो सम है और ना ही विषम है, उसको कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसके जिसको बांटना है उसमें शून्य होता नहीं। प्राकृतिक संख्या कहाँ से चालू होती? 1 से। धनात्मक में 1 से कहाँ तक जाती? अनंत तक। जो 2 से विभाजित हो गई सम, और जो 2 से विभाजित नहीं हुई विषम। ठीक। और सम संख्या का सूत्र क्या होता है, थोड़ा सा देखना। ये 2n लिखा है। 2n का मतलब ये है, यदि किसी भी प्राकृतिक संख्या में 2 का गुणा करोगे तो समय आएगा। जैसे 2 में 1 का गुणा करो, कितना आया? 2। 2 में 2 का गुणा करो, 4। 2 में 3 का गुणा, 6। 2 में 4 का गुणा, 8। 2 में किसी का गुणा करो तो वो क्या बनता है? सम। तो ये 2n जो लिखा है ये किसको बताता है? सम को। समझ में आ गया? ठीक है। तो चलो यहां पर फाई का नाम लेते हैं। ये क्या है? कलांतर, है ना। और ये पाई या शून्य का क्या होना चाहिए? समगुणक। क्योंकि शून्य जो है सम संख्या विषम संख्या में नहीं आता, इसलिए हमको 2 बार बोलना पड़ता है। शून्य भी बोलना पड़ता है, पाई। तो फिर से नाम लेते हैं इसका, कलांतर पाई या शून्य का समगुणक होना चाहिए। ठीक है। और यहां पर देखो, ये डेल्टा का मतलब होता है पथांतर, और सम तो बता चुका। यहां कोई चिन्ह नहीं ना, तो गुणा समझ लेना। ये कौन सा चिन्ह है? यहां पर गुणा। यहां भी कौन सा चिन्ह है? गुणा। तो ये देखो, पथांतर λ/2 का समगुणक होना चाहिए। ये शर्तें हैं। यदि उसके रास्ते का अंतर भी होता, रास्ते का अंतर कितना होना चाहिए? दोनों तरंगों का आधा। तरंग दैर्ध्य का कितना होना चाहिए? आधा। और यदि कोणों का अंतर हो तो कैसा होना चाहिए? सम संख्या में कोणों का अंतर होना चाहिए। ठीक है। तो समपोषी व्यतिकरण की शर्तें समझ में आ गई। अब इसमें विनाशी का इसी का उल्टा हो जाएगा। देखो, विनाशी में क्या हो जाएगा? जो कलांतर होता है वो पाई का कैसा होना चाहिए? विषम गुणक। इसमें शून्य शामिल नहीं है। पाई का क्या होना चाहिए? विषम। ये विषम का सूत्र हो गया। 2n-1 का मतलब यही है कि यदि आप सम में 1 घटा दो तो क्या बनेगा? विषम। अभी समझ में आ गया 2n क्या बताता है? सम। n का मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिखोगे, 2 का गुणा कर दोगे, सम आया। सम में 1 घटाओगे, कितना हो जाएगा? विषम। जैसे मान रख के देखना, यदि n का मान मैं 1 रखूं तो 1 का गुणा 2 से करोगे, कितना आया? 2। 2 में 1 घटाओ, कितना आया? 1। सम की विषम? विषम। फिर n का मान 2 रख के देखो तो 2 दूनी 4। 4 में 1 घटाओ, 3। क्या आया? विषम। फिर यहां पर मान लो 3। 3 दूनी 6। 6 में 1 घटाओ, 5। माने इस सूत्र में जब भी मान रखोगे तो हमेशा क्या आएगा? विषम। तो ये विषम को दर्शाता है। 2n-1 किसको दर्शाता है? विषम को। तो देखो, इसको बोलेंगे कलांतर पाई का विषम गुणक होना चाहिए। यहां कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का चिन्ह। ठीक। फिर से नाम लेते हैं। इसका नाम लो कलांतर पाई का, फिर इसका नाम विषम, और यहां पर क्या हो जाएगा? गुणक। विषम गुणक होना चाहिए। इसी तरह से जो दूसरा है, यहां पर यह पथांतर निकालेंगे तो पथांतर भी क्या होना चाहिए? किसका? λ/2 का क्या होना चाहिए? विषम गुणक होना चाहिए। अब परीक्षा में प्रश्न कैसे आता है उसको समझते हैं। सीधा लिख दिया कि व्यतिकरण किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए और इसकी शर्तें लिखिए। तो आपको यही करना है, व्यतिकरण की परिभाषा, फिर इसके प्रकार, समपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, और उन्हीं की दो क्या लिखता है? शर्तें। कभी कभी बड़ा क्वेश्चन दे देता है कि व्यतिकरण क्या है, समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की शर्तें लिखिए। तो आपको परिभाषा भी उनकी लिखना है और शर्तें भी। तो दोबारा से रिपीट करता हूं, व्यतिकरण क्या है? तो क्या? 2 कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली तरंगों का अध्यारोपण होता है तो प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। क्लियर हो गया इतना? व्यतिकरण के कितने प्रकार? 2। फिर से यही है, यदि व्यतिकरण के कारण प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? समपोषी व्यतिकरण। और यदि व्यतिकरण के कारण प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? विनाशी व्यतिकरण। शर्तों में देखना है, समपोषी के लिए दोनों तरंगों के बीच का कलांतर, कितनी तरंगें हैं? 2। तो दोनों तरंगों के बीच का कलांतर पाई या शून्य का समगुणक होना चाहिए, और दोनों तरंगों के बीच का पथांतर λ/2 का समगुणक होना चाहिए। ठीक है। यहां पर विनाशी व्यतिकरण में दोनों तरंगों के बीच का कलांतर पाई का विषम गुणक होना चाहिए। पाई माने 180 अंश का विषम गुणक होना चाहिए। और यहाँ पर जो दोनों तरंगों के बीच का पथांतर है वो λ/2 का क्या होना चाहिए? विषम गुणक होना चाहिए। ठीक है। अगले हिस्से में थोड़ा सा और बढ़ते हैं।
इसका चित्र देख लेते हैं और समझते हैं। हाँ जी, देखो यहां पर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, माने संपोषी व्यतिकरण। तो संपोषी व्यतिकरण का चित्र भी देख लो, चित्र आता नहीं है। इसमें देखो पहली तरंग का जो आयाम है, जो ऊंचाई होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? आयाम। पढ़ो तो यहाँ क्या लिखा है? 2। दूसरी तरंग का क्या है? 2। अब जब दोनों तरंगें आपस में मिल गई तो आयाम कितना हो गया? 4। माने दोनों आपस में मिल गई तो इसका आयाम बढ़ गया, तो ये क्या हो गया? संपोषी व्यतिकरण। आयाम बढ़ने का मतलब उसकी तीव्रता भी क्या हो गई? बढ़ गई। तो तीव्रता क्या हो गई? अधिकतम। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैसा व्यतिकरण हो गया? संपोषी। ठीक है, आगे हिस्से में चलते हैं। हाँ, इसमें देख लेते हैं यार। अब यहां पर देखना, इसका आयाम कितना है? 2। इसका आयाम कितना है? -2। उल्टा है ना, तरंगे उल्टा चल रही हैं। अब +2 और -2 को जोड़ो, कितना हो गया? 0। तरंग ही खत्म हो गई, तरंग ही नहीं बची। ये कैसा व्यतिकरण हो गया? विनाशी व्यतिकरण। यहाँ तीव्रता क्या हो जाएगी? न्यूनतम हो जाएगी। इतना समझ में आ गया? तो चलो थोड़ा सा